हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक साइंस सीरीज एंड यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स एंड इसमें नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे आज, जहाँ पे हम दो चैप्टर करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको प्रीवियस सेशन से डिस्कशन का फॉर्मेट पता होगा एंड दीज आर दी प्लेलिस्ट जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। साइंस घटना चक्र सीरीज, अपनी मिडीवियल मॉडर्न, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट है। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। इंसिडेंट घटना चक्र हमारी हिस्ट्री की सीरीज हो गई, पॉलिटी पूर्वालोकन हमारी पूरी जो है कि घटना चक्र कंप्लीटेड है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है कि आप चैनल से विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक नई वीडियो मैंने लॉन्च की है, क्योंकि यूपीपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी है। हम मेंस के पीवाईक्यू को भी करने वाले हैं एंड थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इसके स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो आज जरूर जाके देखिएगा। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या हमारा ओवरव्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारा नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान क्या है, क्योंकि हमारा 6 दिसंबर 2026 को यूपीपीएससी का प्रीलिम्स है। तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की है कि हमें मेंस को कितना टाइम देना है शुरू के स्टार्टिंग में, फिर देन हमें प्री ओरिएंटेड कब रहना है। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस कर रखी हैं, ये पूरा प्लान आपको डिस्कस किया है। तो यू कैन विजिट दैट वीडियो। और यहाँ पे मैं लॉन्च करने वाला हूँ कुछ ही दिन में हमारा GS5 का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो आप ये वीडियो जरूर देखें एंड इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन दी क्लास विद द चैप्टर मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी से आप क्या समझ रहे हैं कि कोई चीज भी मोशन में है। जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया, उससे पहले चैप्टर में कुछ चीज मूव कर रही है। मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट या समथिंग एल्स, कुछ भी या कोई भी मैटर से ऑक्यूपाइड चीज है तो वो मूव कर रही है। और किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द ग्रेविटी। तो यहाँ से आप एक चीज ड्राइव कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है। इट इज द वर्टिकल movement vertical movement of an object body, of an body या object body या कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पे object body which is solely influenced by the by अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ ग्रेविटेशनल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज बस याद रखना है, एक चीज क्या याद रखनी है आपको इस डेफिनेशन के साथ? नेग्लेक्ट है, नेग्लेक्टिंग दी एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ एयर रेजिस्टेंस को क्यों नेग्लेक्ट है। मान लीजिए ये हमारी सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट, यहाँ पे एयर चल रही है, ठीक, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े हैं और आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया तो ये बॉल ऊपर जा रही है और फिर यही बॉल नीचे आ रही है। तो इसको हम मोशन कहेंगे कि बॉल जो है कि मोशन में है, हमारी जो है कि बॉल मोशन में है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। बट यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट करना है, बिकॉज इसके साथ हमारा ग्रेविटेशनल जो हमारा जी फोर्स है और बाकी चीज़ें है, तो यहाँ पे इस फोर्स की तुलना में ये एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई उस पर ज़्यादा असर या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देन यहाँ पे एक दो चीज़ समझेंगे, दैट इज योर साइन कन्वेंशन। यहाँ पे क्या समझना है आपको? साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी कोई मूवमेंट अपवर्ड होगा, जब भी कोई मूवमेंट अपवर्ड होगा तो इट इज टेकन एज द पॉजिटिव, ठीक, और जब भी मूवमेंट कोई डाउनवर्ड होगा तो इट इज टेकन एज द नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों है? पॉजिटिव मतलब हम एक्सेलरेशन ऊपर जो है कि बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव मतलब वो जो है कि धीरे धीरे अपनी हाइट और जो है कि एक्सेलरेशन घटते हुए नीचे आ जाएगा। अब इसमें भी दो चीजें हैं जी, जानते हैं यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, यू से इनिशियल, और वी से क्या करते हैं? हम फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो है कि आपका यू जो होगा पॉजिटिव इनिशियल और वी जो है कि आपका पॉजिटिव फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक, ये दो चीज। और यहाँ पे क्या होगा आपका? जी, जी है मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी जो हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ा था, ये हमारा माइनस में लिया जाता है, क्यों? मीन्स यहाँ पे 9.8 न्यूटन भी कह सकते हैं, न्यूटन की यूनिट है। तो ये जी जो है कि हमारा थोड़ा नेगेटिव में लिया जाता है, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो ये दो तीन चीजें याद हो गई आपको। देन इसके बाद एक चीज और याद रखेंगे, ये 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे 3 इक्वेशन है मोशन की। क्या है? देर आर दी 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशन। तो ये 3 इक्वेशंस क्या है, इनको थोड़ा सा जो है कि आप ध्यान देंगे। ये पहली इक्वेशन को कहते हैं, द फर्स्ट इक्वेशन इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इससे थोड़े थोड़े देखिए यहाँ पे एक चीज मैं ब्रीफ करना चाहूंगा आपको। अदर एग्जामिनेशन जैसे यूपीपीएससी हो गया, वो थोड़े जनरल क्वेश्चन ही पूछता है, यहाँ से जैसे इन इक्वेशन से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, मे बी मतलब पूछ ले 2-3 साल में एक क्वेश्चन, या कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनसे एग्जामिनेशन में। आपका बीपीएससी हो गया,
यूपीपीएससी हो गया, ये थोड़ा जनरल साइंस ही पूछता है, मतलब दैट मच जो है कि डेप्थ में नहीं जाता है। बट अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पीसीएस या चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे उत्तराखंड पीसीएस की, छत्तीसगढ़ पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस कह लीजिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस में जनरली पूछता है, उत्तराखंड पीसीएस और थोड़ा एचपीएससी है, ये दोनों पीसीएस हमारे थोड़ा हैवी साइंस पूछते हैं। मीन्स यहाँ पे 9-10 की जो एनसीईआरटी होती है उससे सोलली क्वेश्चन न्यूमेरिकल तक वो आस्क कर लेते हैं, आप आगे देखेंगे। तो यूपीपीएससी और थोड़ा बीपीएससी को ओरिएंटेड सेशन है, तो काफ़ी यहाँ पे मैं जनरल बातें जो कि बताएंगे, तो कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये इक्वेशंस आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, इसको जो है कि याद रखेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका इनिशियल प्लस, ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों में प्लस माइनस जी टी, यहाँ पे टाइम है, ये ग्रेविटेशनल पुल है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है। देन इसका सेकंड इक्वेशन आता है क्या, मोशन का, पोजीशन टाइम रिलेशन, यहाँ पे क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन आता है। इसमें क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हाइट निकाली जाती है, हाइट यहाँ पे कहीं एच लिखा होता है, कहीं पे एस लिखा होता है, तो दोनों ही सेम है, एच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जिसे कह लीजिए, तो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस माइनस आपका हाफ जी टी स्क्वायर, तो इससे हमारा क्या निकलता है, इससे हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन निकलता है, तो इसको याद रखेंगे। देन आपकी थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यहाँ पे पोजीशन के साथ वेलोसिटी रिलेशन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। दिस इज गिवन बाय योर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच, आपको ये देखने को मिलता है कहीं कहीं, नहीं तो आपको ये देखने को मिलेगा, इट इज रिटन एज इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू जी एच, ये भी देखने को आपको मिल सकता है, मतलब डेरिवेशन ये है कि बस इसको जो है कि इधर मूव कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन जो है कि देखने को मिलती है दोनों। तो ये आप क्या रखेंगे, इक्वेशन जो है हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ दी मोशन को आप याद रखने वाले हैं। तो अब तक देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पहले क्या याद रखेंगे एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए पहली चीज हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, मोशन अंडर ग्रेविटी को समझे, कोई भी चीज जो है कि मूवमेंट में है, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का, जो कि सोलली इन्फ्लुएंस किससे हो रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से, और नेगलेक्ट क्या करना है आपको, एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन याद रखते हैं, अपवर्ड मूवमेंट का पॉजिटिव, डाउनवर्ड मूवमेंट का नेगेटिव, एंड ये तीन इक्वेशंस याद रखनी है मोशंस की, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, और इनका यूज जो है कि अप्लाइड नॉलेज में कहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे मैं समझा दूंगा आगे आपको। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब ये चैप्टर जो है कि पढ़ना क्यों है, मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे हमारा जो मोशंस ऑफ द प्लेनेट होता है, अब यहाँ पे क्या है, मोशंस ऑफ द प्लेनेट, हम जानते हैं हमारा सोलर सिस्टम में सन हमारा जो है कि स्टार है सेंटर में, और सारे जो है कि प्लैनेट्स जो है इसको जो है रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी एक ऑर्बिट और अपनी अपनी एक्सिस को, यहाँ पे इस पे जो है कि रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों चलता है। तो यहाँ पे सिंपली सी बात है, इसीलिए जो है कि चैप्टर थोड़ा आपके क्लास 9th एज वेल एज दी 10th एनसीईआरटी दोनों में मेंशन है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेंगे, मतलब थियोरेटिकल पार्ट है, कि प्लैनेट सारे इंक्लूड अर्थ मूव करते हैं अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स, यहाँ पे हमारी नेचुरल सैटेलाइट मून है जो कि मूव करती है हमारे इसमें, हम अपनी ऑर्बिट में, यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल सैटेलाइट मूव इज नेचुरली फॉर्म सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट, इवन सम एस्ट्रॉइड कैन हैव द मून्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये साइंस की चीज़, यहाँ पे हमारा अर्थ है, उसके पास जो है कि अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, जिसको रोटेशन और रेवोल्यूशन कर रहे हैं, बट देयर आर सम एस्ट्रॉइड जिनके पास उनकी नेचुरल सैटेलाइट हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, जैसे प्लेनेट मरकरी एंड वीनस हैव दी नो नेचुरल सैटेलाइट, ये सब अर्थ वाले चैप्टर में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अर्थ के पास एक है, मार्स के पास दो सैटेलाइट हैं, जुपिटर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट के साथ माना जाता है, 101 नोन सैटेलाइट है एज ऑफ द 16 मार्च 2026, 16 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग जो है कि याद रखिएगा, 16 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, जुपिटर जो है नॉन सैटेलाइट है, तो इससे आप याद रखेंगे। बाकी सैटर्न हैज़ दी मैक्सिमम नंबर ऑफ द नॉन सैटेलाइट 285 एज ऑफ द 16 मार्च, जो हमारी ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो ये सब डिसाइड करती है, तो उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है। यूरेनस के जो है कि 16 मार्च 2026 में यूरेनस के पास 29 सैटेलाइट है, नेपच्यून के पास 16, डॉट प्लैनेट प्लूटो के पास 5 सैटेलाइट है। बाकी जो है कि मैंने आपको प्लैनेट की डेफिनेशन बताई थी पहले चैप्टर में, वो याद रखिएगा, इसको डॉट प्लैनेट क्यों कहा जाता है, पहले प्लैनेट कंसीडर किया गया था। एंड प्लैनेट की डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए कि वो फिक्स एक्सिस पे अपने हमारे सन को जो है कि रिवॉल्व करे,
थोड़ा सॉलिड मैटर होना चाहिए, तो ऐसे ये सब चीज़ें जो है कि आपको याद आनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी, ये थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज था जिसको आपको रिटेन रखना है। ये एग्जाम में अगर वन लाइनर में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ये चीज़। देन नेक्स्ट चीज़ है आपको केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करके समझाता हूँ। यहाँ पे भी हमारे 3 लॉ है, देखिए आपको 3 लॉ दिख रहे हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को ऐसे याद रखिएगा। पहले लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्यों कहलाता है समझाया जाएगा। सेकंड लॉ को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज क्यों कहा जाता है ये हम समझेंगे। थर्ड लॉ कहा जाता है आपका लॉ ऑफ पीरियड्स। ये लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है ये भी अच्छे से समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट थे, ये जर्मन एस्ट्रोनॉमर, कौन, जॉननेस केपलर। इन्होंने प्रोनाउंस किए थे 3 प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन। और पहला लॉ जो है कि स्टेट करता है कि सारे प्लैनेट्स है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल शेप क्या होता है आपका, थोड़ा सा ये वाला शेप, इलेप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। फोकस क्या है, देखिए फोकस है, फोकस जानते हैं कोई भी एक सेंटर का हमारा फोकस बनाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्टेट किया था कि सन के अराउंड, मीन्स ये अगर हमारा सन है, ठीक, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझिएगा, सन है, इसमें कोई भी प्लेनेट जो है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट जो है कि रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कोई भी चीज करेगा, क्या करेगा, सन से 2 फोके पे उसका जो है कि बराबर डिस्टेंस रहने वाला है। मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पहले तो एक चीज समझिएगा, यहाँ पे मैं अंडरस्टैंडिंग दे दूं, जो ये सबसे पास वाली पोजीशन होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं पेरिलियन कहते हैं। पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे समझेंगे पेरिलियन क्या होता है। देखिए पेरिलियन है तो पी से याद रख लीजिए, पी से क्या, पास है। ठीक, और जो फारदेस्ट पोजीशन है, फारदेस्ट पोजीशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको एपिलियन कहते हैं। एपिलियन होता है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे पेरिलियन जो है आपका, पेरिलियन इज द क्लोजेस्ट पोजीशन टू द सन। ये क्या है, क्लोजेस्ट पोजीशन है। और आपका एपिलियन क्या है, इट इज द फारदेस्ट पोजीशन, मीन्स यहाँ पे सबसे दूरी वाला पोजीशन आपका एपिलियन है। तो इसको याद रखने के बाद क्या याद रखना है, अब हम अपने इस पे आते हैं फर्स्ट लॉ पे। ये पहला लॉ कह रहा है कि सारे प्लेनेट मूव कर इलेप्टिकल ऑर्बिट में हैविंग द सन एट द टू ऑफ द फोकाई, और यहाँ पे सेम डिस्टेंस रहता है। मीन्स जो ये कहने का मतलब है इसका, थोड़ी जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट लॉ को। तो ये क्या कह रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी ये इक्लिप्स मतलब जो है, ये इलिप्स जो है फॉर्म करेगा, दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द फोकाई इज कांस्टेंट। मीन्स यहाँ पे दो फोकाई को लेंगे, फोकाई मतलब अभी बता दूँ, फोकाई इज कांस्टेंट। मीन्स यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ये पैरेलल एपिलियन समझ में आ गया, ये डिस्टेंस मानते हैं क्या है, इट इज दी 2a, एंड इट दिस डिस्टेंस यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये 2a है और ये 2b है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी एक्सिस ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे पोजीशन मान लीजिए ये a है, ये पोजीशन b है, तो यहाँ से फोकाई बना लीजिए। ठीक, ये डिस्टेंस चाहे यहाँ से फोकाई बना लीजिए, हमारी ये दोनों डिस्टेंस जो है मीन्स क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक, यहाँ पे क्या है, सन को फोकाई लेके, सन को फोकस बना के ये जो भी डिस्टेंस फॉर्म हो रही है ये रहने वाली है सेम। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ स्टेट करता है। फर्स्ट लॉ सिंपली स्टेट करता है कि कोई भी सन के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में कुछ भी चीज़ 2 फोकाई में मूव कर रही है, तो ये लॉ स्टेट करता है कि डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द टू फोकाई इज कांस्टेंट। मींस ये दोनों डिस्टेंस जो है कि कांस्टेंट रहने वाली है। तो आई होप ये आपका पहला लॉ क्लियर हो गया होगा। देन सेकंड लॉ है कि लॉ ऑफ एरियाज। अब ये लॉ ऑफ एरियाज क्या है, इसको समझिएगा, सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ एरिया में कि ये सन है, ये ऑर्बिट है, और यहाँ पे प्लैनेट जो मूव कर रहा है, मीन्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया प्लैनेट, ठीक, ये डिस्टेंस, ठीक, इस सन को थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये डिस्टेंस, फिर मान लीजिए प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया, तो ये डिस्टेंस, ये दोनों एरिया ए एंड एरिया ए डैश, ये दोनों ही क्या रहने वाले हैं, इज द इक्वल। एरिया ए इज इक्वल्स टू एरिया ए डैश इज गोइंग टू बी इक्वल, मीन्स रेडियस ज्वाइनिंग, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट, मींस जो है कि स्वीप आउट करेगा इक्वल एरिया इन द इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। मींस यहाँ पे इक्वल एरिया, ये टाइम जो है कि दोनों का सेम रहेगा, तो ये हमारा इक्वल एरिया जो है कि स्वीप आउट करेगा, मतलब उतना एरिया फॉर्म करेगा। और यही क्लियर करता है कि सेम प्लैनेट मूव द फास्टर व्हेन इट इज द नियरेस्ट। मींस यहाँ पे जब देखिए क्या है, पेरिलियन पोजीशन है,
तो यहाँ पे ये फास्ट मूव करेगा क्योंकि इसे एरिया जो है कि क्या है, फास्टर व्हेन दी नियरेस्ट टू द सन, एंड स्लोवर मूव करेगा क्योंकि इसे जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा नैरोवर हो जाएगा ना ये, तो फ्रॉम द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो ये याद रखना, ये सेकंड लॉ स्टेट करता है। इट मीन्स केपलर का फर्स्ट लॉ स्टेट कर रहा है कि दो फोकाई से हमारा क्या है, टू फोकस से चीजें क्या रहने वाली है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट रहेंगी, ठीक, डिस्टेंस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी और इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगी। सेकंड लॉ कह रहा है लॉ ऑफ एरिया, ये लॉ ऑफ एरिया कह रहा है कि आपका जो भी एरिया स्विप आउट किया है इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में, वो हमारा इक्वल रहेगा, नियरर रहेगा सन के तो फास्टर मूव करेगा क्योंकि उसे इक्वल एरिया मूव करना है, स्लो मूव करेगा जब थोड़ा दूर रहेगा, मीन्स एपिलियन पोजीशन पे रहेगा। तो ये दो लॉ हो गए, आई होप आपको याद रखना है यहाँ पे। मीन्स ये एरिया के बारे में बात करता है, ये ऑर्बिटल डिस्टेंस के बारे में बात करता है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ कह रहा है लॉ ऑफ पीरियड्स। अब ये लॉ ऑफ पीरियड्स क्या है, सिंपल सी बात है कि स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लेनेट जो है प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। यहाँ पे कहीं पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब दिख जाएगा एक्सिस के, या टी स्क्वायर जो है कि ए क्यूब को दिख जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी और इसमें जो है कि फर्क है, तो हमारे घटना चक्र ने ये यूज किया है क्या, यहाँ पे पी यूज किया, पी पी स्क्वायर यहाँ पे आपका ऑर्बिट है और ए सेमी एक्सिस एरिया को स्वीप आउट करेगा। तो इसको जो है कि पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। थर्ड लॉ बस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फॉर द बॉडीज ऑर्बिटिंग सन नोइंग दैट द ऑर्बिटल पीरियड पी अलाउज द एस्टिमेशन ऑफ द सेमी एक्सिस ऑफ हिज ऑर्बिट, इट मीन्स दैट known planet orbit p, how much long it takes to planet to move around the sun, then you can determine the planet distance from the sun। और a क्या है, सेमी एक्सिस, हाँ सेमी एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस प्लेनेट ऑफ द ऑर्बिट, मीन्स यहाँ पे जो ये है और आपका ये ऑर्बिट में कोई प्लेनेट जो है मूव कर रहा है, ठीक, इस ऑर्बिटल में, तो इसकी स्पीड से आप हमारा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे है, ठीक, यहाँ से यहाँ जो है कि कितने टाइम में जा रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन और जो है कि सेमी एक्सिस फॉर्मेशन से। तो इसमें जो है कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया हुआ। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे देखिए एक मिनट में मैं समराइज कर दूं फिर से। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मोशंस की तीन इक्वेशंस को पढ़ा है, केपलर्स के तीन लॉ को पढ़ा है। अब जो है कि पढ़ लेंगे क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये सब थ्योरी आप जो है कि पढ़ लेंगे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन को कैसे कैसे दिया। तो यहाँ पे हम जानते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, ठीक, ये हमारे अर्थ पे है। तो इनके बीच का जो है कि जी फोर्स है कि मीन्स ये आपस में जो है कि अट्रैक्ट और रिपल करती है। मीन्स यहाँ पे क्या है, न्यूटन का थोड़ा थर्ड लॉ जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसको याद करिएगा। ये क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन की बात करता है। बट ये इतना नेग्लिजिबल फोर्स होता है कि हम इसे फील नहीं कर पाते, मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, फील नहीं कर पाते, बट नेचुरली ये फील अप्लाइड हो रहा है सब चीज में। तो क्या है यहाँ पे, कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो ये दो चीज है, यहाँ पे मास m1 इसको ले लीजिए, इसको मास m2 ले लीजिए। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके डिस्टेंस के। मीन्स ये जो है कि इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ये दोनों मास है, तो यही हमारा फोर्स अप्लाइड होगा। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जब कोई भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, ठीक, यही प्रोपोर्शनल साइन में यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, सिंपल सा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक। तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे जी क्या है, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है, नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द मास क्या है, m1 m2। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि दोनों ही एक एक केजी के हैं, मीन्स ये भी एक केजी का है, ये भी एक केजी का है, तो यहाँ पे वन वन रख देंगे और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ वन आ जाएगा, 1 kg 1 kg, ठीक, 1 kg 1 kg, और इसको 1 मीटर रखेंगे तो ये पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, इंटिटी 1 हो जाएगी। तो इन दैट केस जो है कि फोर्स आपकी ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होगा। यहाँ पे क्या है, इट मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यूनिट मास, पोजीशन एट द यूनिट डिस्टेंस। यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस, और यहाँ पे एसआई यूनिट में देखिए इसकी एसआई सिस्टम जो है कि इसकी वैल्यू कितनी देता है, यहाँ पे हमारा 6.67403, यहाँ पे 6.67 तक ही आप याद रखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। पहली बार जो है कि जी किसने डिटरमाइन किया था, ये याद रख सकते हैं, हेनरी क्लेमिन, इसने इसको डिटरमाइन किया था। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
देन आता है ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी सिंपल से क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स है बाय द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, मींस ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, मींस यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ पे जो है कि ग्राउंड पे उसको अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है कि मींस कोई भी फ्रीली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। और ये हमेशा हमेशा जो है कि हमारी ग्रेविटी आपके प्लेस डिपेंडेंट होती है और ये आपके हाइट डिपेंडेंट, मींस कितनी हाइट से कितना नीचे आ रहा है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा या यहीं से पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें ऐसा सच कोई जो है कि साइंस है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, दिया है आपको रिलेशन बिटवीन दी जी एंड कैपिटल जी। तो यहाँ पे देखिए जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हम वैल्यू निकालते हैं वो है। और जी तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। यहाँ पे सिंगल बॉडी, यहाँ पे देखिए आपको जो फोर्स था, फोर्स को हमने क्या लिखा था, जी M1, M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पे M1 M2 की देखा सोच रहे होंगे M का क्यों लिखा है सिर्फ, ये मास ऑफ अर्थ है, ई से देखिए मास ऑफ, जहाँ पे कोटेशन में ऐसे एम ई लिखा जाए तो ये लिखा होता है क्या, इट इज दी एम ई मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, आर ई मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा जी इसके बराबर है कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट लिया गया है, सिर्फ वो क्या कंसिडर किया गया है, उसको कंसिडर किया गया है इसको सिर्फ अर्थ को। तो दैट्स वाई जी का रिलेशन सिंपल से ये निकल जाता है, जी इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पे ये सब देख लेंगे, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंस वन ड्रॉप फ्रीली होते हैं फ्रॉम द सेम हाइट। यहाँ पे क्या है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ द एयर सेम हाइट से ड्रॉप किए जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ये चीज़ है, दो ऑब्जेक्ट हैं सेम हाइट से ड्रॉप करना है इनको in the absence of air, तो equal acceleration will produce in the both object and they will reach at the same time, means यहाँ पे क्या कर रहा है, absence of air को वैक्यूम कह लेते हैं। बाकी अगर मान लीजिए प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगी तो जान रहे हैं जो हैवी होगा वो पहले आके गिरेगा, जो लाइटर होगा, मीन्स यहाँ पे मान लीजिए 1 kg का हम लोग कुछ सॉलिड मटेरियल कर रहे हैं और यहाँ पे एक मोर का पंख क्या कर लीजिए या पेपर कह लीजिए, लेट्स से एग्जांपल ऑफ द पेपर, दोनों को एक साथ ड्रॉप किया जा रहा है सेम हाइट से। तो ये सॉलिड शीट पहले हिट करेगी ग्राउंड को और पेपर जो है कि थोड़ा लहराते हुए नीचे गिरेगा। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप जो है कि पढ़ लेंगे। दैट्स ऑल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। देन आता है ये आपका सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट। अब ये सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट को समझाने के लिए पहले थोड़ा सा ये समझिए कि ये क्या होता है, कोई भी सर्कल में, कोई भी सर्कल में आपका टेंजेंशियल फोर्स लगता है। टेंजेंट बनाने जानते हैं ना, कोई सर्कल पे एक पॉइंट पे ऐसे बनाएंगे तो वो टेंजेंट बनता है। तो किसी भी सर्कल में सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट का यही है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हमारा आपका क्या होता है, इट अकर्स व्हेन इट्स फॉरवर्ड टेंजेंशियल स्पीड, यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड टेंजेंशियल स्पीड बैलेंसेस द पुल ऑफ द ग्रेविटी, बैलेंसेस द पुल ऑफ ग्रेविटी। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मीन्स यहाँ पे आप बीच में है ना, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पे ये सैटेलाइट मूव कर रही है, ठीक। अब ये सैटेलाइट जो है, अर्थ पे ये सैटेलाइट जो मूव कर रही है टेंजेंशियल फोर्स लगाते हुए, तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, ठीक, यही सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो ये अकर होगा कि यहाँ पे जो भी आपका फॉरवर्ड फॉरवर्ड टेंजेंशियल स्पीड है बैलेंस करेगा पुल ऑफ ग्रेविटी, मींस ये टेंजेंशियल फोर्स जो फॉरवर्ड लगा हुआ है, तो एक ग्रेविटी जो यहाँ से जी इसको अट्रैक्ट करना चाह रही है, उसको जो है कि बैलेंस करके ये सर्कुलर मोशन को मूव करते रहेगा। अब यहाँ पे हमें जो निकालना होता है फॉर्मूला, वो निकालना होता है सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट का। कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझा देता हूँ। आपने पढ़ा है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है, ठीक, आपने क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एफ जो है कि क्या लिखा जाता है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमारा क्या होता है, इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक। तो यहाँ क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास, ठीक, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई का करते हैं आपकी जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन में दी रेडियस। मीन्स यहाँ पे आप बीच में खड़े होकर कोई भी स्ट्रिंग को जो है कि ऐसे घुमा रहे होते हैं तो उसका फोर्स कितना लग रहा होता है उस पर, मास ऑफ दी दैट ऑब्जेक्ट, ठीक, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है स्क्वायर, और ये रेडियस आर लेके हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते हैं। बट इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ दिस, ये क्या है हमारा
अर्थ है, ठीक, इसको ये अर्थ कंसीडर किया गया है, ठीक, ये रेड से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, रेड रेड सर्कल से, ये क्या है, अर्थ है, ठीक, इसको अर्थ कंसीडर कर लीजिएगा। और ये क्या है, हमारी सैटेलाइट है। अब यहाँ पे हमें जो फोर्स निकालना है वो सर्कुलर मोशन फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स जो है आपका एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। अब जी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी के बराबर क्यों होगा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इम्पोज बाय अर्थ ऑन दी सैटेलाइट, ठीक। दैट्स वाई एफ की जगह हम जी लिखेंगे। और जब एफ की जगह जी लिखेंगे तो जी बराबर किसके होता है, जी इज इक्वल टू होता है आपका जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पे m1 क्या है, m1 इज दी योर मास ऑफ द अर्थ, एंड आर स्क्वायर जो है कि हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है, और एम हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक। तो इसी चीज को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैटेलाइट ऑफ द मास इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विद द एल्टीट्यूड h फ्रॉम द रेडियस r, ठीक। और ये रेडियस r क्या होगी, इसकी रेडियस, क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस द हाइट, तो ये रेडियस r होगा सैटेलाइट के लिए यहाँ के ग्रेविटी से। दैट्स वाई इट इज r रिप्रेजेंटेड एज आर ई प्लस एच। तो रेडियस ये हमारी हो जाएगी। मास ऑफ द सैटेलाइट m लेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, मास वेलोसिटी स्क्वायर, टेक वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट कंसीडर एज द वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट से वेलोसिटी ऑफ द स्क्वायर सैटेलाइट की है, सैटेलाइट के लिए, ठीक, ये लिख देते हैं। ये सैटेलाइट का हो गया। और यहाँ पे जी हमने जो है कि रिप्रेजेंट कर ही दिया है आपका, तो इनको क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पुल हमने जो है कि एफ को जी के बराबर सपोज किया था, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया क्या, जी, हमारा ग्रेविटेशन, मास ऑफ द अर्थ, मास इज आर स्क्वायर, यहाँ पे मास वेलोसिटी इसको कर देंगे तो देखिए यहाँ से आई स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, मास से मास कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा जी एम ई अपॉन में आर। तो इसी को स्क्वायर को जब इधर मूव करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है जी मास ऑफ द अर्थ, और आर, आर रेडियस मैंने क्या कहा था, रेडियस हमारा जो है कि अर्थ के सेंटर से लिया जाएगा, तो और अर्थ की रेडियस प्लस ये मास हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो आर ई प्लस एच ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब इसी को जो है कि रिप्रेजेंट कर दिया है क्या, जहाँ पे हमारा ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे आई तो इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको आई होप क्लियर कर देते हैं। ये फॉर्मूला हमें अब याद रखना है। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, नहीं तो मैं और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी जो है कि सैटेलाइट की कितनी निकल के आ गई है, जी एम ई, और रेडियस को आर ई एच, ठीक, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आगे कि यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई, जी क्या है, एम ई क्या है, आर ई क्या है, ठीक। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पे पढ़ा था मैंने ने, ये जी क्या होता है, जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल हो। अब सैटेलाइट का मास जो है और अर्थ का मास दोनों में कंपैरिजन नहीं है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की बात हो तो जी हम क्या लिखते हैं, आपका ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ और रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा ये इधर क्रॉस भेज देंगे तो जी एम ई क्या हो जाता है, जी आर ई के बराबर हो जाता है। और वहाँ पे पहली इक्वेशन क्या थी, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन में आर ई प्लस एच था, ठीक। तो अब यही क्या करेंगे, जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, वी नॉट में जी एम ई की जगह इसको जी आर ई को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है, ठीक। यहाँ पे जब जी आर ई स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे जो आर ई स्क्वायर है, एक आर ई जो है कि इसको जो कि अगर डिवाइड कर दें, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, जी आर ई एच बचेगा। तो यही हमारी क्या होती है, दिस इज द सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट। ड्राइव किया जाता है कि वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन में आर ई प्लस एच। ये डेरिवेशन हो गया जो मैंने समझा दिया आपको। अब इसके बाद जो है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये स्केप स्कीप या स्केप वेलोसिटी क्या होती है। आ, कोई भी अर्थ से एक फील्ड है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, ठीक, उसके बाद एक लाइन आती है, जैसे कैनमन्स लाइन सुना होगा आपने। तो एक लाइन आती है जिसके बाद जो है कि आपको सैटेलाइट जो है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, तो उसी को हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं। जनरली जब भी थ्रो करते हैं आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड, तो रीच करती है सर्टेन हाइट एंड कम्स डाउन टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। पर स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर ए ऑब्जेक्ट टू स्केप द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ एंड कम बैक टू द अर्थ। इट इज इन द स्टैंडर्ड वर्ड्स इट इज द मिनिमम इनिशियल स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द इंफिनिटी। तो यही चीज है। और इसको सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ ये है, वी को बस इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फाइनल फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें कोई डेरिवेशन समझाने की जरूरत नहीं है। अगर हल्का सा जो है कि
ऊपर आपको समझ में आ गया है तो इसको देखेंगे तो ये हमारा फाइनल जो है कि बना देता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक। 2g और आर ई से आर ई जो है कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, ये 2g आर ई बचता है, सिर्फ ये एस्केप वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि आती है कुल मिला जुला के कट के देखो यहाँ पे जो ये है इसकी वैल्यू हमें पता होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता होती है, तो यहाँ पे जो है कि हमारी स्केप वेलोसिटी निकल के आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आती है। तो आई होप ये स्केप वेलोसिटी आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखेंगे ये दिया हुआ है आपका सर्कुलर मोशन और स्केप वेलोसिटी रिलेशन। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, जो हमारा वी सॉरी वी वी होगा यहाँ पे, स्केप वेलोसिटी वी और वी नॉट हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वी नॉट क्या है, ये हमने सर्कुलर मोशन निकाला था, ठीक, सर्कुलर मोशन, और वी नॉट क्या है, स्केप वेलोसिटी है। इनके बीच के रिलेशन को जो है कि जानना है, तो सिंपल सा ये रिलेशन होता है, इसको जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे आप। यहाँ से देखिए वी नॉट जो है कि क्या है, सेटेलाइट रिवॉल्विंग अर्थ जो है वी नॉट है, और स्केप वेलोसिटी वी है, तो इसके बीच में अंडर रूट 2 आ जाता है। तो सिंपल से रिलेशन है, ऐसा सच नहीं है। फिर इसके बाद कुछ मोशन आते हैं, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो भी मोशन अपने आप को रिपीट करे, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, अपने इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम के बाद कोई भी मोशन रिपीट कर रहा है, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ का रिवोल्यूशन हो गया, पीरियोडिक मोशन है कि पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पीरियड पे अपनी पोजीशन पे रहता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो, मतलब वो आगे पीछे जाए, मतलब इधर जाए फिर यहाँ से वापस जाए फिर ऐसे जाए, तो इसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अपने मीन इक्विलिब्रियम के आस इर्द गिर्द मूव करे, या वाइब्रेशन वाली चीज को हम लोग इसमें लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सिंपल दैट, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा साइंस के एनसीईआरटी में देखा होगा, एक स्ट्रिंग से एक पेंडुलम टांग दिया है और यहाँ से एक फोर्स मारा, तो ये क्या है कि कुछ देर में यहाँ पहुंच रहा है फिर ये यहाँ पहुंच रहा है, इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कह लेंगे, और इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ए मास अटैच टू दी स्प्रिंग जो है कि पेंडुलम फॉर दी एंगुलर डिस्टेंस, स्मॉलर एंगुलर डिस्टेंस पे मूव कराते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। फिर सिंपल पेंडुलम के बारे में इसको आप गाइस पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसको एक फार्मूला है, बस इसको याद रखिएगा। टी आपको क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी होता है, मीन्स ये लेंथ होता है ग्रेविटेशनल पुल, ठीक, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और 2 पाई उसमें लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा सेमी सर्कुलर मोशन फॉर्म कर देता है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ब्रीफ करें तो मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई, ठीक, 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशंस, एक बार जो है कि तुरंत तुरंत याद कर लेंगे वो 3 इक्वेशन ऑफ द मोशंस, ठीक, जो हमारी है। पहली आपकी है क्या, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी में प्लस माइनस जी टी कर देंगे। दूसरी इक्वेशन है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस जी टी का स्क्वायर, हाफ जी टी का स्क्वायर होता है, ठीक। देन थर्ड है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये 3 इक्वेशंस याद कराई। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक, इसको हम मास ऑफ द अर्थ और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या ड्राइव किया, वी हैव ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी वी नॉट को हमने जो है कि ड्राइव किया है। वी नॉट क्या निकला था, यहाँ से देख लेंगे, एक मिनट गाइस, यहाँ पे वी नॉट हमारा निकला था जी प्लस आर, यहाँ पे राइट डाउन हियर, v इज इक्वल्स टू जी अपॉन में आर ई प्लस एच, हमारा क्या है, वी नॉट निकला था। फिर उसके बाद हमारी इसकेप वेलोसिटी जो है कि 11.2 समथिंग थी, ठीक है, 11.2 समथिंग यहाँ पे होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हमारा स्केप वेलोसिटी, और उसमें जो है कि रिलेशन हमने पढ़ा था क्या, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन में वी नॉट, ये हमारी स्केप वेलोसिटी हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े हैं, और यस इन दी लास्ट वी हैव स्टडीड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो इतने फॉर्मूले ऊपर से ये सारी चीज़ें कि हम पढ़ के आए हैं, तो इनको जो है कि एक बार आप पढ़ेंगे अपने आप, तो आई होप मोस्ट चीज़ें आई मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन पार्ट है, इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दी मैटर भी पढ़ लेते हैं, इसके थियोरिटिकल पार्ट को। तो आइए इसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं भी करने हैं और करने भी हैं, तो पहले हमें यहाँ पे आते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर को पढ़ लिया जाता है। देखिए मैटर क्या होता है, मैटर इज समथिंग जो कि ऑक्यूपाई करे आपका, ऑक्यूपाई दी स्पेस, ऑक्यूपाई दी ऑक्यूपाई दी स्पेस एंड हैव दी, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक, ये हमारे
4 मैटर्स हैं हमारे जो है कि 3 जो क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। सॉलिड में जो है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हमें सॉलिड दिखता है। लिक्विड में थोड़ा जो है कि थोड़ा सा जो है कि गैपिंग रहती है। गैसेस में आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। तो ये हमारे 3 स्टेट ऑफ द मैटर्स हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, हमारे 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर है, 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। बट देयर इज द फोर्थ स्टेट विच इज कॉल्ड द प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर एंड फिफ्थ स्टेट द मैटर क्या कहते हैं, बीईसी। अब ये बीईसी क्या है, इट इज द बॉस आइंस्टीन बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बॉन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको जो है कि हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर कहा जाता है। ये निकाला कब जाता है, जो आपके बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, बोसोन्स होते हैं, बोसोन्स को जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे फ्रीज आउट कर दिया जाएगा, मतलब 0 डिग्री एब्सोल्यूट पे, -227 डिग्री जो कि आपका केल्विन रहता है। तो ये हमारा बीईसी एक पार्टिकल निकल के आता है। ये 19 आई थिंक 95 या 96 में अप्रॉक्सीमेटली, काइंडली चेक इट। तो बीईसी जो है ये हमारा बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, एक नया मैटर निकल के आया था, तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए 3 स्टेट ऑफ द मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड जो है कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दिखाता है। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी जहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इलास्टिक तब कहलाता है जब उसे डिफॉर्मेशन फॉर्म लगाए तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है कि अपने रियल पोजीशन पे, रियल शेप में वापस आ जाए, रियल शेप में वापस आ जाए, तो उसे डिफॉर्मेशन फोर्स के बाद वो रिफॉर्म होने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक, रिफॉर्म हो जाए, अपने रियल शेप में वापस आ जाए। जैसे इलास्टिक का एग्जांपल है तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक आपका एक तरह से क्या है, इलास्टिसिटी को शो करेगा। मीन्स इसको जो है कि कोई भी एक प्लास्टिक की स्ट्रिप है, इसको आप ऐसे बेंड करेंगे तो कुछ देर में वापस ये जो है कि फोर्स हटाते ही ये वापस से डिफॉर्मेशन फोर्स हटाते ही वापस आ जाएगा। प्लास्टिसिटी क्या है, ये एक परमानेंट नेचर में है। मीन्स जो है कि चेंज जो है यहाँ पे परमानेंट होगा, फोर्स अप्लाई के बाद जो है कि चेंज जो है कि परमानेंट हो जाता है। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी कहता है। ये नॉट रिजिड, और ये पढ़ लेंगे डिफॉर्म साइज पे। ठीक, लिक्विड कोई भी चीज़ फ्लो करें, ठीक, ये हमारी लिक्विड कहलाती है। लिक्विड स्पेसिफी जो सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी को शो करे, कैपिलरिटी अभी आगे मैं समझा दूंगा। इट इज नथिंग एल्स बट दी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, बायोन्सी और फ्लोटेशन है। बायोन्सी क्या है, कोई भी वाटर में आप कोई ऑब्जेक्ट जो है सबमर्ज कर रहे हैं तो नीचे से एक्शन रिएक्शन फोर्स के चलते हुए यहाँ पे एक बायोन्स फोर्स निकलता है, जिसे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। वो भी आगे आएगा तो उसको देख लेंगे। ठीक, यहाँ पे इलास्टिसिटी समझा दिया है आपको। इसको ब्रीफली अगर आप पॉज करके पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मीनिंग ऑफ द रिजिड सब्सटेंस जो है कि हार्ड सॉलिड विच डिफाइन द डेफिनेट शेप एंड साइज। मीन्स कोई भी चीज़ है अपने स्ट्रेच, कंप्रेशन और डिफॉर्म होने के बाद वापस से अपनी पोजीशन को गेन कर ले तो इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है, परफेक्ट प्लास्टिक क्या होता है सब्सटेंस, इनको पढ़ लेंगे कि परफेक्टली इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विड्रॉइंग द अप्लाइड फोर्स। नॉर्मल स्टेट यहाँ पे डज नॉट अटेंड दी नॉर्मल स्टेट, अपनी नॉर्मल स्टेट को अटेंड नहीं करते हैं। तो ये फोर्स के अप्लाई के बाद, जैसे आयरन रॉड है उसको फोर्स मार मार के उसको जो है कि थोड़ा सा क्या ऐसे सेमी सर्कल में कर दीजिए तो वापस से वो अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करता है। ठीक, इसके बाद जो है कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है, अब देखिए स्ट्रेस इज दी यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं। मीन्स F/A, कोई भी ये आपका सरफेस है, इस इस एरिया पे, मीन्स ये मान लीजिए ये एरिया कंसीडर किया है, इस एरिया पे कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ पे पढ़ लेंगे ये सारी चीज़ें, है ना। कोई भी ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहता है कि कोई भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट में कोई डिफॉर्मेशन, मान लीजिए एल लेंथ का है, ठीक, अब इसमें फोर्स लगाया हमने दोनों तरफ से, तो फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ा हो गया छोटा। ठीक, ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो ये जो चेंज इन दी वो आया है, चेंज इन द शेप आया है इतना का, यहाँ से क्या हुआ, इतना शेप छोटा हो गया, तो इसको डेल्टा एल कह लेंगे। मीन्स जो चेंज आया है, ये मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, तो यहाँ पे चेंज कैसे निकालेंगे, L1 माइनस L2 निकालेंगे तो सर डेल्टा एल कह दीजिए, और ये एल है। तो जो चेंज इन दी डायमेंशन है उनका रेशियो हमारा स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन क्या कहलाता है, कोई भी चेंज, यहाँ पे देखिए डेल्टा एल अपॉन में एल लिखा हुआ है, इज कॉल्ड द स्ट्रेन। मीन्स यहाँ पे कोई भी शेप साइज इज मैटर ऑफ चेंज होता है अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, द रेशियो ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज द हमारा स्ट्रेन। तो मीन जो है कि चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन छोटा था, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या था, एल था। ठीक है, डेल्टा एल निकाल लिया तो यही हमारा क्या हो जाता है,
डेल्टा एल अपॉन में एल स्ट्रेन हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, देखिए ये सिंपल सा प्रपोज करता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। कोई भी फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं तो वो स्ट्रेन के बराबर होता है, उसी से आपका डेल्टा एल चेंज निकलता है। तो यहीं पे आपको इसको जब करते हैं स्ट्रेस को आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक हमें जो है कि कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इसको ई लिख देते हैं। ई क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है। यहाँ पे स्ट्रेन लिखेंगे तो यंग मॉडुलस ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आ जाता है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं है। तो हुक्स लॉ बस यही कहता है कि स्ट्रेस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और ई होता है यंग मॉडुलस, जिसे हम लोग जो है कि इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। इज दैट ऑल। तो यहाँ पे आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे सरफेस टेंशन है गाइस। सरफेस टेंशन होता है क्या, इसकी एसआई यूनिट याद रखें, न्यूटन पर मीटर होता है। कोई भी इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ द फ्लूइड सरफेस विच मेक एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल। मींस यहाँ पे कोई भी चीज़ है इस पे सरफेस टेंशन है, जैसे रेजिस्टेंस होता है तो सरफेस टेंशन उसका थोड़ा सा एक पार्ट है छोटा सा, कि आप कोई भी हर सरफेस के पास उसका एक टेंशन है, जिससे कोई भी चीज़ स्लिप कर रही है या रिजिड उससे रेजिस्ट कर रही है तो वो सरफेस टेंशन में आता है। सिंपल सा है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है राइज इन टेम्परेचर में, बिकम जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सब जो है कि आपको स्टडी करने पे ही मिलेगा, इसमें रीड आउट करने को कुछ नहीं है। तो इसको अपने बुक से जो है कि काइंडली रीड आउट दिस गाइस। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन इसके बाद कोहिसिव और एडिसिव फोर्स आ जाता है। कोहिसिव क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मैटर। मींस यहाँ कोहिसिव फोर्स कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इसे कोहिसिव कहेंगे। ये अपने इंटरनली जो है कि फोर्स लगा रहे हैं आपस में, कोहिसिव है। एडिसिव क्या है, यहाँ पे दूसरा एक ऑब्जेक्ट है तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग कह देंगे एडिसिव फोर्स। एडिसिव से याद रखिए ऐड 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 करना है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होंगे, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट मैटर। इन दोनों डिफरेंट मैटर्स के बीच में, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडिसिव है, ये कोहिसिव है। तो ये सारी कोहिसिव और एडिसिव हो गया। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कि छोड़ सकते हैं आप। देन आता है आपका कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मैंने बताया सिंपल सी बात है, एक नैरो ट्यूब होती है। देखो एक क्या है, कैपिलरी ट्यूब जो है कि एक नैरो ट्यूब है, गिलास की बनी होती है। इंटरनल डायमीटर ओपन एट द बोथ हैंड। अब इसी कैपिलरी ट्यूब में जो स्पॉन्टेनियस फ्लो, मीन्स हमारा जो है कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द नैरो ट्यूब, इनटू नैरो ट्यूब विदाउट दी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के अलावा, एक्सटर्नल फोर्स दैट इज लाइक योर ग्रेविटी, इसके अलावा जो है कि फ्लो करे इसमें, तो उसे हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड जो है कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड द कैपिलरिटी। उसके सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ये सब जो है कि आप देख लेंगे। ठीक, इसके बाद जो है कि कैपिलरिटी के इफेक्ट क्या क्या होता है। फाउंटेन पेन जो है, फाउंटेन पेन देखते हैं निब वाला जो होता है वो कैसे लिख रहा है, ये कैपिलरिटी का एग्जांपल है। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी देखिए थिकनेस है। बेसिकली आपने विसियस सुना होगा, विसियस विसियस फ्लूइड है, मीन्स जो है कि थिक फ्लूइड, थोड़ा नॉर्मल फ्लूइड जितना ज़्यादा विसियस होगा उतना जो है कि स्लो फ्लो करेगा। तो इसी तरीके से विस्कोसिटी है, ये क्या है, जनरली जो है कि थिकनेस ऑफ द फ्लूइड है। अब ये देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड वाटर है, अब यहाँ पे ए बी सी डी लेयर है, तो ऊपर की लेयर जो है कि ज़्यादा मूव करेगी क्योंकि लेस विसियस है। तो धीरे धीरे विस्कोसिटी जो है कि बढ़ती जाएगी तो ये थोड़ा कम मूव करेगा। तो यही विस्कोसिटी है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं गाइस, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये आप एक बार रीड आउट करेंगे तो आई होप क्लियर हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आता है आपका अपथ्रस्ट फोर्स। ये यहाँ से देखिए एक चीज़ है, प्रेशर। प्रेशर आपने पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो है कि फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ठीक, सिंपल से ये पढ़ चुके हैं। साई यूनिट आपकी इसकी पास्कल है ना, एटमॉस्फेयर में बार है, ये सब जो है कि हम पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी कह रहा है कि प्रेशर विद इन द लिक्विड, विद इन द लिक्विड, यहाँ पे देखिए रो जो होते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन आता है तो अप्लाइड है, बट यूपीपीएससी में नॉट सो टेक्निकल गाइस। तो इसको जो है कि ज़्यादा फॉर्मूले पे बर्डन मत डालिए, इसको बस सिंपली याद रख सकते हैं आप। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जैसे बायोन्सी होता है तो सेंटर ऑफ द बायोन्सी को अपथ्रस्ट जो है कहते हैं, सेंटर ऑफ द मास, सेंट्रोइड ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम। तो सिंपल सा है कि कोई भी बॉडी इमर्ज कर रहे हैं लिक्विड में तो एपरेंट लॉस ऑफ द वाटर इज ऑब्जर्व। मीन्स यहाँ पे क्या है, ये कंटेनर है, इसमें ये वाटर है, आप कोई भी एक सॉलिड मटेरियल इसमें जो है कि डालेंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से यहाँ से पानी जो है कि निकल के आएगा। सिंपल से यही बात है कि अपरेंट लॉस जो है हो रहा है एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इज द अपवर्ड डायरेक्शन, इसी को हम लोग अपवर्ड थर्ड्स या बायोन फोर्स कहते हैं। इसको आप याद रखिए बस। इसी के बाद जो है कि आपका आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि कोई भी चीज़ कंप्लीटली और जो है कि पार्सली सबमर्ज है किसी भी वाटर बॉडी में, ठीक,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये वाटर बॉडी है, इसमें आप सबमर्ज कर रहे हैं तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे हम लोग बायोन फोर्स कहते हैं, और ये उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना ये सबमर्ज होगा। ठीक, यही चीज़ है। इसी के साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ जो है कि रिलेट करता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है कि पढ़ लेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू वेट है आपके ऑब्जेक्ट का, फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है। अगर देखिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका वेट ऑफ फोर्स से ज़्यादा है तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्टिंग फोर्स डब्ल्यू एफ माइनस होगा, विल एक्ट डाउनवर्ड, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सिंक्स। मीन्स यहाँ पे कोई भी वाटर में इसके डेंसिटी के हिसाब से भी होता है कि सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, बट इसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इस पे हम फोर्स से ज़्यादा लगा रहे हैं इसका वेट, तो ये क्या कर देगा, सिंक कर जाएगा। जब दोनों बराबर रहेगा तो फ्लोट और रिमेन सस्पेंडेड, मीन जो है कि या तो फ्लोट करेगा या तो सस्पेंडेड रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहेगा। जब फोर्स ज़्यादा होगा और वेट कम होगा तो ये क्या करेगा, लीविंग द ऑब्जेक्ट फ्री, इट विल स्टार्ट कम टू अपवर्ड। ठीक, यहाँ पे जो है कि फोर्स ज़्यादा करके लगाएंगे फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर वापस आ जाएगा। तो यही लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, तीन सिंपल सी बात है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड वेट ऑफ प्रोपोर्शन और टू सॉलिड का फॉर्मूला है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, इसको याद रखना है आपको, डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आपका लेस देन एफ। तो ये सारी चीज़ें तीनों याद रखेंगे, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। तो इसके साथ जो है कि हमारा थ्योरी वाला पार्ट ऑलमोस्ट जो है कि कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो आई होप ये सारी चीज़ जो है कि मैंने क्लियर की होंगी। इस चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में तीन चार चीज़ें पढ़ी हैं। पहले तो मैटर पढ़ा, मैटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका सॉलिड लिक्विड गैस ये सब आता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए याद होनी चाहिए। वैसे ये हल्का हल्का जो कैपिलैरिटी ये सब है, मैं थोड़ा सा इसको डाउन मोड में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन किया है कि लेटर ऑन आई थिंक इस पे चैप्टर्स हैं गाइस। यहाँ पे अभी जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिसलेनियस होगी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे इनमें पढ़ रहे हैं तो हमारे आगे कॉन्सेप्ट ये आएंगे। मैंने कहीं तो देखा था, लेट मी सी इट, वो चैप्टर्स में आगे आएंगे तो उनको थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, थर्मोडायनेमिक्स इन सब में जो भी लॉ लग रहे हैं, और आगे इन सब चीज़ों को अच्छे से किया जाएगा। तो आज के सेशन में काफ़ी चीज़ें जो है कि कवर कर ली गई हैं। यहाँ पे मैं एक बार ब्रीफ कर दूँ, इस चैप्टर में देखिए आपको मैटर वाले चैप्टर में ये याद रखना है, सॉलिड लिक्विड गैस इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। जैसे एनसीईआरटी में क्या है कि सॉलिडिफिकेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, वो इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं। सब्लिमेशन क्या है, ठीक, सब्लिमेशन, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस आप जो है कि गूगल करके या एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है। ये थोड़ा सा आपका हैशटैग क्या है, इट इज़ योर होमवर्क एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल कवर दिस। तो आई होप इसको आप कवर करेंगे। देखिए गाइस, क्योंकि सेशंस को मैं थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ये थ्योरी पढ़ा दूँ तो आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आई एम सीइंग दैट नो वन इज दैट मच पर्सन्स आर वॉचिंग, क्योंकि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, काफ़ी एफर्ट डाल के डालता हूँ, इतना रीच नहीं आता है, बट इट इज़ ओके। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को पुश करते रहिए, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आइए इसी के साथ जो है कि मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कैसे क्वेश्चंस कवर करने हैं ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे। अब देखिए ये सब क्वेश्चन कॉमन है, बहुत पुराना है, कि न्यूटन का जो है कि फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन डिक्लेरेशन दैट ग्रेविटेट टू द अर्थ, तो किसने कहा था, ब्रह्मगुप्त ने ये बता रखा है 7th century एडी में। ठीक, यहाँ पे उनका जन्म कहाँ होता है, मिनवाल राजस्थान में हुआ था। उन्होंने किताब लिखी थी ब्रह्मगुप्त सिद्धांता। तो स्टैटिक पार्ट है, काइंडली इसको आप ऐसे क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, यूपीपीएससी बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछेगा। जैसे मैं यूपीपीएससी क्वेश्चन दिखाऊं तो देखिए मेंस 2007 में जब मेंस ऑब्जेक्टिव होता था तो कह रहा है कि एस्ट्रोनॉट इन दी स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, मीन्स जो है कि सीधे खड़े नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक, अदर ऑप्शन जो है कि कट जाएंगे, यहाँ पे ग्रेविटी जो है कि जीरो ग्रेविटी रहती है, इसलिए जो है कि कोई यहाँ पे वो फ्लोट करते रहते हैं, तो सिंपल सी बात है। फिर यहाँ देखिए पूछा हुआ है क्या, कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर दी ट्वाइस। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस जो हम जानते हैं फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द अर्थ और सैटेलाइट अपॉन में आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कह रहा है अर्थ और सन के बीच में क्या करना है, इसको ट्वाइस कर देना है। तो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड अर्थ बाय द सन, मींस अर्थ के ऊपर सन के द्वारा जो ग्रेविटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ट्वाइस कर रहे हैं रेडियस को, मींस डिस्टेंस को ट्वाइस कर रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा ना, मींस आर स्क्वायर होगा तो इसको हम दुगना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो नीचे अपन में 4 आ जाएगा, तो 1/4 ऑफ दैट इज नाउ, जो भी अभी है उसका जो है कि 4 गुना हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि नॉर्मल ये था, अभी आप जो है कि नॉर्मली जो है कि हमारा ये है, इसको 2 स्क्वायर करें तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो कंपैरिजन करेंगे तो 4/1, तो 1/4 जो है क्या जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे जिनको आप करेंगे, सिंपल से है कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वेट रेंज सेम वेट रहेगा,
फिर ये सब क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ कि रबर बॉल एंड दी वुलन बॉल आर फॉलिंग फ्री फ्रॉम दी साइमेट्रिकली सेम हाइट। एक रबर की बॉल है, एक वुलन बॉल है, और सेम हाइट से जो कि गिराया जा रहा है। तो इनको क्या करें कि इफ अ feather, rubber ball and wooden ball falling साइमेंटली फ्रॉम दी सेम हाइट इन वैक्यूम। यहाँ पे देखिए यही एब्सेंस ऑफ एयर हो गया, वैक्यूम हो गया। तो मैंने बताया वैक्यूम में क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर है, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। तो तीनों चीज जो है कि इक्वली वेट रहेंगे और तीनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। अगर ये वैक्यूम ना रहता तो क्या होता, फेदर जो है कि सबसे लेट, रबर बॉल सबसे पहले, वुडन बॉल इससे जो है कि थोड़ा सेकंड नंबर पे, ये सेकंड आता। तो इस तरह से चीज़ों को याद रख के करेंगे। थ्योरी को मैंने जो आपको करा दी है उसी पे सब चीज़ें हो जाएंगी। तो कह रहा है लीनिंग ऑफ द टावर पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, अब जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये फॉल क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसकी वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर विद इन इट्स बेस। थोड़ा सा हल्का सा शायद ये टेढ़ा वाला जो टावर है उसकी बात हो रही है, इसको आप देख लेंगे। तो ये चीज़ देख लेंगे आप। अब यहाँ पे और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आर एस वार एस से क्वेश्चन है कि क्या है, इनको थोड़ा सा देख लिया जाएगा तो हो जाएंगे। सब सेम क्वेश्चन है गाइस, एज सच इसमें कोई साइंस है नहीं, ये इजी क्वेश्चन है, दैट वाई आई एम स्किपिंग। कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। अब जैसे देखिए ये है आपका पुराना क्वेश्चन है, आईएएस प्री का है, जिसमें हाइट वाइट पूछी गई है कि क्या होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछना जो है कि बहुत ही रेयर हो गया है, ठीक। तो इनको न्यूमेरिकल पार्ट को आप देख लेंगे। अब जैसे देखिए ये आपकी इक्वेशन पे है, ठीक। ये पूछा हुआ कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट बिल्डिंग विद इट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। अभी क्या कर रहा है कि बॉल को ड्रॉप किया। यहाँ पे देखिए पहली चीज याद क्या रखनी है, आपको क्वेश्चन से रिलेट करना होगा। क्या क्वेश्चन से क्या होगा, रिलेट करना होगा कि वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन है आपका जैसे किस इक्वेशन पे, वेलोसिटी टाइम पे है, ठीक। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है, कि पोजीशन टाइम पे है या पोजीशन वेलोसिटी पे है। तो उन तीन इक्वेशंस में मोशन ऑफ इक्वेशंस को यूज करना है। तो यहाँ पे एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है एक हाइट बिल्डिंग से, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कह रहा है हमारी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी और टाइम दिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो लगेगी वो हमारी पहली इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी, है ना। जी टी लिखते हैं, जी टी लिखते हैं, तो जी को यहाँ पे आप एक्सेलरेशन ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि आप बॉल जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है जीरो रहेगी, फाइनल वेलोसिटी नीचे आके आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी को निकाल लेंगे, इनिशियल जीरो 8.3, तो हमारे यहाँ पे 29.4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन इसी तरीके से बाकी चीज़ें कि रेडियस वेडियस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से गाइस, इनको कर लीजिएगा आप। अब कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन के साथ, क्वेश्चंस को और अच्छे से करा दीजिए, क्योंकि मैंने अभी जो प्लान किया है वो क्या है, थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ा दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट रहे और कम टाइम में हम इफेक्टिवली ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिएगा, इसमें ऐसा सच कोई है नहीं, यहाँ पे थोड़ा पीरियोडिक टाइम वाइम पे है तो इसको आप निकाल लेंगे ना। यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम पूछा हुआ है, कह रहा है कि मास पे, लेंथ पे, टाइम पे, टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड करती है, तो वो लेंथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे ना उसमें टेम्परेचर है, ठीक, ना उसमें टाइम का कोई रोल है, ठीक, ना उसमें मास है, तो लेंथ होता है, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन में जी होता है। तो टाइम जो है कि हमारा टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, ये सब तो कांस्टेंट होता ही है। देन इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन देख लेंगे, और मैटर वाले चैप्टर में भी इसी तरीके के क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ डायमेंशन, ठीक, ये क्या है क्या नहीं है। तो सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको यूनिट से रिलेटेड चीज़ें पूछी हुई हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन से पूछी हुई है, बल्क मॉडुलस फॉर द प्लास्टिक रिजिडिटी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, जीरो कब होगा, ये सब जो है कि सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो इनके क्वेश्चंस को करेंगे, मैंने जो भी समझाया उसको कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो काफ़ी चीज़ हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड ड्रॉप टू कांस्टेंट एंड ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक। कोई भी टेंडेंसी है लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लिक्विड ड्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट होना, और ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया किस वजह से, उसके सरफेस टेंशन की वजह से होता है ये। तो इसका एबिलिटी याद रखेंगे। तो बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, इसमें 50 60 क्वेश्चंस हैं आई थिंक। तो इसको जो है कि क्वेश्चंस को आप जो है कि अपने आप करेंगे। यहाँ पे आपका होमवर्क है, मेरा काम था यहाँ पे थ्योरी पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया कि ताकि, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है कि कर रहे हैं कमेंट कि सेशंस को कंटिन्यू रखिए, तो थियोरेटिकल पार्ट में जो है कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप इनको चीज़ों को पढ़िए। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि अभी देखिए यूपीपीएससी का मैंने मेन सीरीज स्टार्ट किया है, तो उस पर मेरा फोकस है, क्योंकि अभी आपके पास जो है कि यूपीपीएससी में प्रीलिम्स के लिए टाइम है। प्रीलिम जो है कि मैंने स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है, लेट मी शो यू दैट दिस।
अब इस वाले फेज में हमको करना है प्रीलिम्स की तैयारी, ठीक। इस वाले फेज में तो इस चैनल पे जो प्रीलिम्स फोकस कंटेंट होगा इस टाइम पे होगा, मीन्स यहाँ पे सितंबर से थोड़ा जो है कि ओरिएंट हो जाएंगे प्रीलिम्स में। तब आपको जो है कि थोड़े पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक, घटना चक्र इन सबके, या जो ये आपके रिवीजन सेशन हो गए प्रीलिम्स से ओरिएंटेड, वो यहाँ पे जो है कि थ्रो अप किए जाएंगे। अभी थोड़ा जो है कि फोकस क्या रहेगा, मैंने ये अनाउंस कर दिया है, तो ये वाला पीरियड जो है कि हमारा जून से लेकर थोड़ा अगस्त के एंड तक थोड़ा मेंस ओरिएंटेड रहने वाला है, जहाँ पे मैंने अभी ये इनिशिएटिव लिया है GS5 का। तो इसको लॉन्च करेंगे, GS5 की जो कि क्वेश्चन को करेंगे, इन सबको चीज़ों को करना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है कि पसंद आई होंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपके नोट्स PDF में जो है कि डाल देता हूँ। एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ये सेशन आपको कैसा लगा। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा इस। और यहाँ पे एक छोटी सी अपील है कि क्वेश्चंस देखिए, मैं अभी स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबे लंबे सेशंस बना दिए हैं, और आई थिंक दैट्स वाई चैनल की जो है कि रीच क्या है, इसी की वजह से चैनल की रीच हो गई है बहुत कम, क्योंकि इन दिस शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम देर आर मोर देन 260 वीडियोज़, जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 262 वीडियोज़ हैं एज ऑफ नाउ। ये वीडियो अपलोड करूँगा जब मैं, तो दैट्स वाई आई थिंक रेटल भी जो है कि इसमें थोड़ा सा वो हो गया कि ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं कर रही है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को शेयर करें, ताकि चैनल की रीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंटेंट देखेंगे, तो मेरा भी मोटिवेशन अप रहेगा। और इन क्वेश्चंस को इसलिए अभी मैंने स्किप किया कि थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ा दे रहा हूँ। जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो थ्योरी जो है कि कवर कर ले और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डिस्कशन वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम डिस्कशन, वहाँ पे अगर कोई भी क्वेरी है तो उसका आप जो है कि इमेज जो है कि अपलोड कर दें, या कोई भी, जैसे मैं लेक्चर का लिंक जिसमें डालता हूँ उसमें आप क्वेश्चन को जो है कि लिंक कर दें, तो मैं आपको जो है कि शॉर्ट वीडियो में या जो है कि वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा, जो भी डाउट होगा। तो आई होप इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।